नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी टीजीटी पीजीटी परीक्षा को ध्यान में रख करके हिंदी सब्जेक्ट से टीजीटी पीजीटी एलडी ग्रेड और इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुए हैं आप सभी के समक्ष। और ये प्रश्न 25 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम सभी कर रहे हैं आजकल, और ये जो है प्रैक्टिस सेट 5 या 6 है ना। और ये प्रश्न, इसमें जो भी प्रश्न किए गए हैं ये सभी परीक्षा उपयोगी हैं और किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, और नहीं आए हैं तो जिनके आने की संभावना है उन प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्नों को लिया गया है इसमें। तो प्रश्न संख्या हम 1 करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है हमारा, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। तो महाप्रस्थान, संपूर्ण रचना कर्म और वन पाखी सुनो, संशय की एक रात। चारों ऑप्शन में से हमें आंसर बताना है। तो जो है नरेश मेहता को जो है संपूर्ण रचना क्रम पर मिला है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। और नरेश मेहता की अगर हम बात करें तो इनकी जो रचनाएं हैं, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत और उत्सव भी है, उत्सव भी इनकी रचना है, तुम मेरा मौन हो, और संशय की एक रात जो कि बहुत ही चर्चित है, संशय की एक रात, संशय की एक रात। ठीक है, ये इनकी रचना है। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। अज्ञेय का नहीं, हरी घास पर चढ़कर, अरियो करुणा प्रभा में, सीढ़ियों पर धूप, आंगन के पार द्वार। तो जो अज्ञेय की रचना नहीं है, तो सीढ़ियों पर धूप जो है ये है रघुवीर सहाय की है। किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। बाकी तीनों जो है, ये तीनों जो है सी को छोड़ करके, ये ए, बी और डी, ये तीनों जो है अज्ञेय की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया। तो भारत भारती सम्मान से विभूषित किया गया था इन्हें। चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हमारा ये है। आगे हम सभी देखेंगे 4 नंबर के प्रश्नों को, निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा है, सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहा में हुई थी, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ था, जो करेक्ट आंसर हमारा इसका डी हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा गया है और डी वाला ऑप्शन असत्य है। इसलिए है क्योंकि सिद्ध साहित्य का प्रणयन जो है मागधी अवहट्ट में हुआ था, मागधी अवहट्ट में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है। छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन ए। बी ऑप्शन प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, सी ऑप्शन है मार्क्सवादी प्रभाव, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो 5 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। और 1936 में जानते हैं कि जैसा सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयास से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1936 में। सज्जाद जहीर और डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयास से जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। तो आगे हम सभी देखेंगे 6 नंबर का प्रश्न है, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित होता है। रूपनारायण पांडे, डॉक्टर गोपाल शरण, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे। तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, मुकुटधर पांडे। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 की बात हम करें तो ये कौन है? मुकुटधर पांडे। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। 7 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, हाँ, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, अज्ञेय का पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसी तरह से जो है हरिऔध का भी कभी कभी पूछा जाता है ना। 2-4 प्रश्न इजी डाल दिए जाते हैं परीक्षा में, तो उनमें ये सम्मिलित है। समझिए
कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है? तो वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमन, इनमें से कोई नहीं। तो वासुदेव प्रसाद सिंह। 7 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव सिंह हो जाएगा, प्रसाद नहीं वासुदेव सिंह हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और मैं उस जनपद का कवि हूँ, त्रिलोचन की रचना है। कवि हूँ, ठीक है, शब्द भी इनकी रचना है। धरती इनकी रचना है, धरती। और मिट्टी की बारात, ताप के ताए हुए दिन, चंपा एवं नगई महरा। तो ये सारी रचनाएं त्रिलोचन जी की हैं। त्रिलोचन जी भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हिंदी साहित्य में, तो इनकी रचनाओं को आप सभी ध्यान में रखिएगा। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित कवियों का जन्मकाल के अनुसार क्रम निर्धारण कीजिए। घनानंद, रसलीन, ठाकुर, रहीम। इनके जन्म के अनुसार इनके क्रम का निर्धारण करना है। सबसे पहले कौन आया, ठीक है। 8 नंबर का जो प्रश्न है, रहीम का जन्म लाहौर में सन 1500 जो है 56 में, 1556 में, है ना। और घनानंद का जो है हो गया 1689 में, ठीक है। और रसलीन के समय की बात करें तो 1699 में। तो इस तरह से अगर हम बात करना चाहें तो हमारा करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। सबसे पहले कौन आएंगे? रहीम आएंगे। क्रम के अनुसार, जन्म काल के अनुसार क्रम का निर्धारण, ठीक है। तो रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, निम्नांकित में कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप का कवि नहीं है। जैसा कि जानते हैं 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी और 4 शिष्य जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ के थे और 4 शिष्य जो है वल्लभाचार्य के थे, ठीक है। तो इनमें कौन सा नहीं है? कुंभनदास, स्वामी हरिदास, परमानंद, चित स्वामी। इन चारों में से बताना है कि कौन नहीं थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास, है ना। जो स्वामी हरिदास हैं इन्होंने हरिदासी या सखी संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? मतलब अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? खुमार रासो, ढोला मारूरा दूहा, भारतेश्वर बाहुबली रास, डी है मयंक जसचंद्रिका। 10 नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है पूछा गया है। तो भारतेश्वर बाहुबली रास करेक्ट आंसर, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसके रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरि हैं, शालिभद्र सूरि हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे हम सभी, ढोला मारूरा दूहा, ये जो रचना है हमारी ये लोक भाषा काव्य है, ठीक है। और मधुकर कवि द्वारा रचित है। जय मयंक जसचंद्रिका, ये डी वाला जो ऑप्शन है, जय मयंक जसचंद्रिका जो है मधुकर कवि के द्वारा ये रचित है। खुमार रासो तो दलपति जी का है, जान ही रहे हैं। आगे हम सभी देखेंगे 11 नंबर का प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसीपा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? तो ये बहुत चर्चित उक्ति है, इसे हरिऔध ने लिखी है। और पूछ लिया जाता है कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो ये जो है हरिऔध जी ने लिखी है, ठीक है। 11 का करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है और शुक्ल जी का है तो समझ ही रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। कई बार ये रिपीट भी हुआ है ना, और आगे भी होता रहेगा जहाँ तक है किसी न किसी परीक्षा में। रामचंद्र शुक्ल का है ये साहित्य। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है। और इसमें जो है इन्होंने कहा है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अपना दृष्टिकोण इन्होंने दिया है, किसने? शुक्ल ने। तो ये प्रश्न हमारा क्लियर हो गया। आगे देखेंगे कौल ज्ञान, 13 नंबर का प्रश्न है, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद्र। 13 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्येंद्रनाथ। क्या हो जाएगा? मत्स्येंद्रनाथ।
आगे, और मत्स्येंद्र नाथ का जो वास्तविक नाम अगर पूछा जाए तो विष्णु शर्मा था, विष्णु शर्मा। ठीक है, आगे देखेंगे हम 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 14, घनानंद रीति काव्य की किस धारा के कवि हैं? रीति काव्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो वही प्रश्न किया जा रहा है हम सभी से कि घनानंद जो थे, रीति काव्य की जो 3 धाराएं हैं उनमें से किस धारा के कवि थे, है ना। तो रीति मुक्त घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, ये सभी जो है रीति मुक्त धारा के कवि थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिहारी जो है रीति सिद्ध के कवि हैं बिहारी। ठीक है, रीतिबद्ध धारा के देखिए रीति सिद्ध के प्रमुख कवि बिहारी हैं, और रीतिबद्ध धारा के कवि की बात की जाए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति, ये 3 हैं। और रीतिबद्ध की अगर बात की जाए तो चिंतामणि हो गए, मतराम हो गए, भिखारी दास हो गए, जसवंत सिंह हो गए, देव हो गए, है ना। ये सभी जो है रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। तो शायद तीनों धाराओं के कवि स्पष्ट हो गए होंगे। 15 नंबर का प्रश्न है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य का, नाथ साहित्य का, जैन साहित्य का, रासो साहित्य का। 15 नंबर का प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 15 है, चारण साहित्य जो है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रासो साहित्य का नाम है ना। रासो साहित्य का दूसरा नाम है। और प्रमुख रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो है, खुमाण रासो है, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो इत्यादि हैं। और वीर गाथाओं के रचयिता ही चारण कहलाते थे। आगे देखेंगे हम 15 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर डी हो गया। 16 नंबर के प्रश्न की चर्चा करते हैं हम सभी। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? पूछा गया है नहीं है, नहीं शब्द विशेष ध्यान देंगे। तो भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो 16 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि कविता के नए प्रतिमान ये जो है नामवर सिंह का है। किसका है? नामवर सिंह का है। ठीक है, तो और ये तीनों जो हैं, ये तीनों ABC ये तीनों जो है रामविलास शर्मा के हैं। नामवर सिंह का ये है। आगे हम देखते हैं, और नामवर सिंह की और जो रचनाएं महत्वपूर्ण है चर्चा कर लेते हैं। कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, आगे देखेंगे हम सभी। हाँ, 17 नंबर के प्रश्न की चर्चा करेंगे। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। एक सरल सा प्रश्न आ गया है बीच में, और ये प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षा में, है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा अल्लाह खां। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, सदा सुखलाल। तो 17 नंबर का जो प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक को बताना है हम सभी को। तो इंसा अल्लाह खां, है ना। और या उदयभान चरित के लेखक भी, इसी का दूसरा नाम है उदयभान चरित। तो रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित, ये इंशाअल्लाह खां का है। जब आ ही गए हैं तो बात कर लेते हैं जो लल्लू लाल हैं। लल्लू लाल ने जो है प्रेम सागर की रचना की है। प्रेम लाल कलर का होता है, यानी कि ट्रिक से लगा सकते हैं, लल्लू लाल यानी कि प्रेम सागर। सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की। सदा सुखलाल ने जो है सुख सागर की रचना की। लल्लू लाल ने प्रेम सागर की रचना की। लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। और सदल मिश्र जो हैं, सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ लिखे। और ये चारों रचनाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में जरूर आती हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है। 18 नंबर का प्रश्न, नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। चौथा ऑप्शन मुक्तिबोध। तो 18 नंबर का प्रश्न हो गया, ये अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय जो है ये जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। ये अज्ञेय जो है प्रयोगवाद के हैं, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। ठीक है, और ये सभी आगे देखेंगे। 19 नंबर का प्रश्न है, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? देखिए, तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था ये 1943 ईस्वी में अज्ञेय द्वारा हुआ था। थोड़ा सा जान लेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये। 1943 में,
है ना 43। 43 ईस्वी में किसके द्वारा हुआ था? तो अज्ञेय जी के द्वारा हुआ था, है ना, प्रयोगवाद के जो अभी प्रश्न हम लोगों ने देखा। ठीक, जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं, और वही अज्ञेय जो है वो उन्हीं अज्ञेय ने इन्हें तार सप्तक उन्हीं जो अज्ञेय हैं इन्होंने 1943 में जो है तार सप्तक का जो है संपादन किया, का प्रकाशन किया। और इसमें कितने कवियों को रखा? 7 कवियों को रखा। ठीक है, तो सूत्र से भी याद कर सकते हैं, आ मुने गिरा प्रभा, अपने आप से कोई भी ट्रिक बना के सब तरह तरह के अपने अपने हिसाब से याद करते हैं, तो याद होना चाहिए। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी तरीका कोई भी हो। इसमें जैसे मुक्तिबोध हो गए, रामविलास शर्मा, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे तथा अज्ञेय हैं। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, इसका करेक्ट आंसर 19 का जो करेक्ट आंसर है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जो है तार सप्तक में सम्मिलित कवि नहीं है। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 20 की चर्चा करते हैं। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, मतलब रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? देखिए, आदिकाल को विभिन्न आचार्यों ने, विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं आदिकाल को। ठीक उसी प्रकार से रीतिकाल को भी आचार्यों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो जो हमारा प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं, जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा है? कहा है कि श्रृंगार काल। श्रृंगार काल किसने कहा है? तो जो है श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ ने कहा है। ठीक है, रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ ने कहा है। और इसके अलावा जो है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन दोनों ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम ही दिया है। शुक्ल जी ने रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। आगे हम सभी देखेंगे, 21 नंबर के प्रश्नों की चर्चा करें। केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। आचार्य केशव दास, है ना, सूरदास। देखिए, भ्रमित करने के लिए केशव दास कर दिया गया है, भ्रमित करने के लिए यहाँ बच्चों को, है ना, कर दिया है केशव दास। केशव कहीं न जाए का कहिए, इसे बताना है किसकी, ये इस पंक्ति की रचना किसने की है। तो जो 21 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 ऑप्शन और हैं, हम सभी उन्हें भी देख लेते हैं, है ना, उन्हें भी देख लेते हैं कि किसने कहा है। तुलसीदास, रहीमदास। तो किसने कहा है? गोस्वामी तुलसीदास ने। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा 21 का। 22 नंबर के प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड के संपादक थे। चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कौन थे। तो बाबू युगल किशोर थे। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। कौन थे? बाबू युगल किशोर। और ये जो पत्र है, ये सन 1826 ईस्वी से कोलकाता में निकलना प्रारंभ हुआ था। और यह एक कैसा पत्र था? तो एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था? साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करें हम, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सन 1868 में कवि वचन सुधा और 1833 में, मतलब 73 में जो है हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका का संपादन किया था। और इसके साथ साथ 1874 की अगर हम बात करें तो बाल बोधनी नामक पत्रिका इन्होंने निकाली थी। और बालकृष्ण भट्ट ये जो हैं, ये 1877 ईस्वी में, बालकृष्ण भट्ट ने 1877 ईस्वी में प्रयाग से हिंदी प्रदीप पत्र निकाला था। हिंदी प्रदीप की बात करेंगे तो बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे। तो शायद जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं थीं, परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं, बार बार उन्हें हम लोगों ने रिवीजन उनका कर लिया। 23 नंबर का प्रश्न देखेंगे, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है। अभी हम सभी रीतिकाल की बात
पढ़े थे प्रश्न में। इस प्रश्न में 23 नंबर के प्रश्न में हम आदिकाल को कहेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कि मतलब किसने कहा है, चारों ऑप्शन में से बताना है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है, वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है संधिकाल है। कैसा काल बताया है, संधिकाल एवं चारण काल नाम इन्होंने दिया है। जॉर्ज ग्रेसर ने भी इसे क्या कहा है, चारण काल कहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम, आदिकाल की बात कर रहे हैं। तो शायद इतनी जानकारी आपको जो है हो गई होगी, रिवीजन हो गया होगा आप सभी को, जानकारी तो खैर है ही है। चाक उपन्यास की लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी। ये चारों जो हैं ये चारों इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन चाक की बात पूछी जा रही है तो हम बताएंगे करेक्ट आंसर इसका। शायद आप सब भी जो है देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे प्रश्नों को, और आंसर भी गेस कर पा रहे होंगे कि इसका कौन सा कैसा आंसर है। तो जो 24 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा, ठीक है। और मृदुला गर्ग की बात करें तो इनका जो उपन्यास है ये है कठगुलाब। क्या है, कठगुलाब है। मृदुला गर्ग का है उपन्यास जो है वो कठगुलाब है। चितकोबरा, वंशज और अनित्य इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। ममता कालिया की भी बात कर लेते हैं। इनका प्रमुख उपन्यास जो है बेघर है। क्या है, बेघर है, ठीक है। और मन्नू भंडारी का है महाभोज आपका बंटी। फेमस है ही है, इसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जानते हैं आप सभी। आगे हम सभी देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न देखेंगे, और इस क्लास का ये जो है आखिरी प्रश्न है। देखेंगे जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं। जहांगीर जस चंद्रिका, ऑप्शन ए है रहीम, बी है आचार्य केशवदास, सी है रसखान, डी है मलिक मोहम्मद जायसी। 25 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं आचार्य केशवदास। और केशव ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा के कवि थे। इनकी रचनाएं जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कवि प्रिया हो गई, और जो रामचंद्रिका है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीर सिंह देव चरित, और विज्ञान गीता भी इम्पॉर्टेंट है, रतन बावनी, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ठीक है। ये काव्य शास्त्रीय पुस्तकें हैं इनकी। और रहीम की चर्चा कर लेते हैं। रहीम सतसई, रहीम सतसई है ना, रहीम सतसई जो है इनकी रचना हो गई। बरवे नायक का भेद, मदनाष्टक, रास पांचाध्याय, ठीक, आदि। और मलिक मोहम्मद जायसी की तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है ना, ये सब जानते ही हैं। और सुजान रसखान की बात कर लेते हैं, ठीक है। जब सुजान आ ही गए हैं, सुजान रसखान की जो है प्रेम वाटिका, ये इनकी रचना है। तो शायद इतनी जानकारी आप सभी की जो है रिवीजन हो गई, रिपीट हो गई है ना, क्योंकि जानकारी बहुत कुछ रहती है हम सभी को, लेकिन हम अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो उसे बार बार भूलते जाते हैं। तो हम सभी भूले ना, इसीलिए कुछ प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलाई गई है। और धीरे धीरे हम सभी अभी 25 प्रश्नों को करते हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी प्रयास करने के बाद जो है तबीयत ठीक हुई है। तो इसलिए एकाएक अचानक बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं, और आप सबका बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं जो है वेस्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो कम समय में यदि हम स्पीड बढ़ा के आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना। 1 से 2 बार अगर ये क्लास देख लेते हैं आप, तो शायद जो भी प्रश्न है इनमें, ये प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। और किसी भी परीक्षा में अगर आप हिंदी से संबंधित बैठेंगे, जिसमें साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनमें आपको इनमें से प्रश्न जरूर मिलेंगे, ऐसी जो है आशा की जाती है। तो ये 25 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए, उन प्रश्नों को आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे क्या होता है कि मैं भी समझ पाऊँगी कि हाँ, आप मुझे समझ पा रहे हैं, आप प्रश्नों को समझ पा रहे हैं, आप आंसर को समझ पा रहे हैं, आपकी तैयारी कितनी है, और हमारा जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, है ना। और आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। हाँ, धीरे धीरे यूपी पीजीटी हम सभी इसके पहले आज के लगभग जो है 20-25 दिन पहले हम लोगों ने जो है
या 1 महीने मान लेते हैं लगभग, क्योंकि तबीयत ख़राब हुई, थोड़ा सा टाइम हो गया। तो हम लोग कर रहे थे पीजीटी परीक्षा प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे। 2021 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो 2021 का हम लोगों ने कर लिया था, 2021 में हुई थी वो कर लिया था हम लोगों ने। इसके बाद 16, इसके बाद 13, फिर 11, फिर जितने भी वर्ष में जो भी परीक्षाएं हुई हैं पीजीटी हिंदी की, टीजीटी का तो हम लोगों ने कर लिया है। टीजीटी का, यूपी टीजीटी का तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। और यूपी पीजीटी का हम लोग कर रहे हैं, और पीजीटी में जो है 1-2 वर्ष का हम लोगों ने कर लिया है। बाकी कोशिश करेंगे प्रश्नों को करने की, क्योंकि उसमें 125 प्रश्न जैसे होते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जैसे 125 प्रश्न है, तो 125 प्रश्नों को जो है अगर एक साथ हम करेंगे एक्सप्लेन करते हुए, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, बोरिंग भी लगता है ना। इतना टाइम नहीं होता है हम लोगों के पास, क्योंकि और सारी चीज़ें हम सभी को पढ़नी होती हैं। तो इसे क्या करते हैं कि 2 पार्टों में करके, है ना, 60 प्रश्न या 70 प्रश्न ऐसे करके 2 क्लास में, पार्ट 1 पार्ट 2 में हम सभी करते हैं, है ना। लेकिन पेपर जो हमारा होता है वो एक साथ 125 नंबर का, 125 प्रश्न का होता है। हम लोग अपनी सुविधा के लिए हमें प्रश्नों को जो है अच्छे से हम समझ पाएँ, उनके आसपास से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन भी प्रश्नों को, उन रचनाओं को हम समझ पाएँ, इसलिए जो है प्रश्नों की संख्या जो है हाफ करके हम सभी 2 पार्टों में क्लास को लाते हैं। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी जो है मेहनत भी लगती है ना। तो इस वजह से कोशिश यही है कि हाँ, अब जो है धीरे धीरे कोशिश की जाएगी कि वो भी प्रैक्टिस सेट हम सभी कर लें, कंप्लीट कर लें, है ना। जैसे टीजीटी का हम लोगों ने किया, वैसे पीजीटी का भी कर लें। बाकी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपको इस चैनल के माध्यम से जो है मिलते रहेंगे। समय समय पर जो भी जानकारी है वो दी जाती रहेगी। और जैसा कि उम्मीद है 4 या 5 दिन में जो है बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 का जो पेपर हुआ था वो भी जो है उसका भी रिजल्ट आने वाला है ना। अपडेट तो जो है सुने ही होंगे जो है। और आज की क्लास यहीं तक हम कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। किसी कारणवश यदि आपको ये क्लास जो है उपयोगी लगी हो, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यहीं तक, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।